अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहरयार हुसैन। और आप कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह से फाइनल्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया है उस तरह से मिड के भी कुछ लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन से, और वाई स्टडीज़ फाइनेंस द कॉरपोरेट फाइनेंस लाइक दैट। अच्छा, जितने लेक्चर्स इसमें इस वीडियो में कवर हुए वो इसमें होंगे, बाकी नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन लेक्चर्स में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा कि जो मैं समझता हूँ कि जिसका आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और वो रिगार्डिंग टू आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होनी चाहिए, और उसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकते हैं। इवन MCQs पूछा जा सकता है या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा जाता तो आपकी नॉलेज के लिए वो अच्छा होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपने फाइनल्स के अंदर जाके पूरा चैप्टर उस पर आपने पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस फाइनेंस से। सिंपल बिज़नेस फाइनेंस नाम से ज़ाहिर है कि बिज़नेस यानी कि कारोबार, और फाइनेंस यानी कि आपके पास कैपिटल या माल या दौलत या रुपए, कितना आपके पास रुपए है कि जो आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि ये बिज़नेस फाइनेंस है। ठीक है, और उसकी कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके बिज़नेस फाइनेंस के अंदर कंक्लूड होती हैं। कोर्स कंटेंट ज़रूरी नहीं है, फाइनेंस को क्विक बुक ज़रूरत नहीं, बस ये बेसिक 4 एरियाज़ उसने बताए हुए जिसमें आप बिज़नेस फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बिज़नेस फाइनेंस की उसने बात की, कहता है कि एड्रेसेस द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म इंगेज्ड इन। ठीक है, कि एक फर्म है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास कितने फंड्स होने चाहिए। ठीक है, एंड हाउ कैन द फर्म राइज द मनी फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक फर्म किस तरह से मनी को राइज़ करेगा जो उसकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है। राइज ऑफ मनी का मतलब होता है कि वो अपने वो पैसे को किस तरह से बढ़ाएगा। ठीक है, जो उसकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें, जहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट किए वो उसको किस तरह से उसमें पैसा बढ़ाएगा। ठीक है, एंड हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डस आ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिंपली सादा अल्फाजों में बताओ तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आप के पास कुछ पैसा है और आप उससे कारोबार करना चाहते हैं, सोना ख़रीदना चाहते हैं, ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, या आप एज एन वर्क परमिट के ऊपर आप अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी एक किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसमें आपके पास कुछ पैसा रिज़र्व होता है और आप उसको इन्वेस्ट करके अपनी ज़ात के ऊपर और आप बाहर चले जाते हो। ठीक है, या फिर आप ये जो दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप उनमें इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कहोगे, और एट द एंड इससे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो पैसा आपके पास आएगा वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स में क्या होते हैं, डील्स विद फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें नॉर्मली हम जो फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आप वहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप बैंक से डिफरेंट किस्म के जो बॉन्ड्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और ये आपके एक MCQs में भी आ सकता है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपसे एक स्टॉक पूछा जा सकता है, एक बॉन्ड पूछा जा सकता है, एक कोई और लाइक गोल्ड वो पूछ सकता है, एंड फोर्थ पे वो कह सकता है A एंड B। ठीक है, इस तरह से आपसे MCQs पूछा जा सकता है। ये आपने याद रखना है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो हमारे पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम बुक चलें तो वो हमारे पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो आपके पास आता है, इट्स कवर द फॉलोइंग इश्यूज़। अब इन्वेस्टमेंट में वो कुछ इश्यूज़ को कवर कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट्स। जाहिर सी बात है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी कोई ना कोई प्राइस तो होगी, कोई स्टॉक है।
ठीक है। हो सकता है कि एक स्टॉक आप 500 रुपये का ख़रीद रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक बॉन्ड आप 5000 रुपये का ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो वो एक प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाता है। दूसरी चीज़ एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसके साथ कुछ रिस्क भी होगा, कुछ रिवॉर्ड्स भी होगा। रिस्क, लेट्स सपोज आपने एक स्टॉक ख़रीदा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, वो एक रिस्क है, ठीक है। अगर उस पर प्रॉफिट हो गया वो आपके पास रिवॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह एक बॉन्ड है, अगर आपका जो बॉन्ड है वो आपका लग गया तो वो आपका रिवॉर्ड है। अगर जब तक वो नहीं लगेगा वो आपके लिए एक रिस्क होगा कि आया पता नहीं ये लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं जाएंगे। अव्वल तो इसमें ज़ाया नहीं जाते, ये बैंक्स वापस ले लेते हैं। ये सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इशू की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिंग बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर मालूम किया जाए कि कौन सा बेहतरीन मिक्सचर है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कारोबार में कर सकते हैं, प्लॉट्स ले सकते हैं, गोल्ड ले सकती है, करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ठीक है, आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अगला आता है करियर अपॉर्चुनिटी इन इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखें जी, आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? जो उसका काम ये होता है वो स्टॉक्स को सेल भी करता है और बाय भी करता है, ठीक है। और बीच में वो नॉमिनल कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है वो अपना रखता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, उस तरह वो अपना रखता है, ठीक है। और वो सेल एंड बाय करता है। अच्छा, दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मैं सिर्फ आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप फाइनल के अंदर इसका एक ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल के एग्जामिनेशन के लिहाज से। वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट देकर चलता हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास डिफरेंट किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। लाइक आपके पास स्टॉक भी है, आपके पास बॉन्ड भी है, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास रियल एस्टेट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ये 3 4 5 चीज़ों में जिनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप इनको एक ग्रुप के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो जो वो आप उसका ग्रुप बनाएंगे ना, उसको आप कहेंगे कि ये मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया, और इनको मैनेज करने को कहेंगे मैनेजमेंट। तो ये आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। हर देखिए, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसका सिक्योरिटी एनालिसिस देखते हैं कि आया हमें फ़्रॉड तो नहीं हो जाएगा। लेट्स सपोज जैसे हम कहीं पे ज़मीन ख़रीदते हैं तो हमें ये ख़दशा रहता है कि आया कि ये वाकई ये सही ज़मीन है, जो लोकेशन दिखाई गई है यही हमारी लोकेशन है, जो ज़मीन दिखाई गई है यही हमारी ज़मीन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ पे कई लोगों से भी पूछेंगे, फिर रजिस्ट्री वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आप सब कुछ देखते हैं उसको, ठीक है। तो इसी को आप कहेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस। जब भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे, तो सबसे पहले उसका एनालिसिस किया जाता है। सिक्योरिटी एनालिसिस डिफरेंट किस्म के लोगों से भी किया जा सकता है, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी किया जा सकता है, और आप डायरेक्टली तौर के ऊपर भी अगर आपकी एक्सेस है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी तक या इन्वेस्टमेंट तक, तो आप उसको ख़ुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती है, और इवन इस पर तो लॉन्ग भी आ चुका है, जबकि यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर लॉन्ग आपको देखने को मिलता है। अच्छा जी, बिजनेस डीलिंग्स इन फाइनेंशियल मैटर्स इन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपके पास दो ही होते हैं, या तो आपके बैंक्स होंगे। बैंक्स क्यों होंगे? क्योंकि आप इनसे लोन लेते हो, इनसे आप पैसे लेते हो, ठीक है। या इंश्योरेंस कंपनी के से आप पैसे लेते हो, जब आपकी कोई प्रोडक्ट या तो ख़राब हो जाए, अगर आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आप उसको क्लेम करके आप उससे इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। या आपका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जो है वो मैच्योर हो जाए, तो तब आप उसके ऊपर पेमेंट आप इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, ठीक है। तो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा,
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल बॉडीज़ के दरमियान का फ़र्क नहीं पता। अच्छा, अब जो थ्योरी कहती है, थ्योरी ये कहती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आपका बैंक हो गया या इंश्योरेंस कंपनीज होगी, जबकि जो फाइनेंशियल बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इस बैंक का सीईओ होगा वो इस बैंक की फाइनेंशियल बॉडी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको फाइनेंशियल बॉडी कौन नज़र आएगा? हर वो बंदा जो आपको पैसा दे। बैंक या इंश्योरेंस कंपनी एक इदारा है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, जबकि जो फाइनेंशियल बॉडी होगी वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगी, वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई शख्स हो सकता है जो कि आपकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर मदद करेगा। उसमें आपके भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आप लोन बोरो करोगे, सही है, और आप अपने जो फर्दर आपके टारगेट्स हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके उनको अचीव करोगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल बॉडीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये फ़र्क है, ये याद रखना है। इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इस पे लॉन्ग भी देखा गया है कि आ चुका है इस पे भी लॉन्ग, तो इसको भी आपने अच्छे से कवर अप करना है। अब मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। कहता है कवर्स इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा जी, अब सादा अल्फाजों में अगर आप करंट कंडीशन को एनालिसिस करें, इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है? देखें, इंटरनेशनल फाइनेंस हमें एक नाम से पता लग रहा है कि इंटरनेशनली तौर के ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। काम होने से मुराद के आपको किस फाइनेंस की ज़रूरत है इंटरनेशनल तौर पे। हम डोमेस्टिक लेवल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम कॉरपोरेट लेवल की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। देखिए, जो डोमेस्टिक लेवल होगा या कॉरपोरेट लेवल होगा, उसमें जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल बॉडीज़ आपकी वो कवर कर लेंगी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करेंगे, उसके अंदर जो आपकी नीड्स है या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कवर की जाएंगे, और जो वो बॉडीज़ हो सकती हैं वो इंटरनेशनल इदारे हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि IMF, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि आपको पैसे दे सकता है, या फिर कोई कंट्री आपकी सबॉर्डिनेट फ्रेंडली कंट्री आपकी हो सकती है जिसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जैसे पाकिस्तान के नज़रिए में बात की जाए तो आप सऊदी को देख सकते हैं, आप दुबई को देख सकते हैं, ठीक है, आप चाइना को देख सकते हैं, आप रशिया को देख सकते हैं, ठीक है, कि जो आपको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर सकती हैं अपनी इकोनॉमी या GDP को सस्टेनेबल पोजीशन पर लाने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस ये चीज़ होती है कि जिसमें आप इंटरनेशनली तौर पर बड़े इदारों के साथ जिनका डायरेक्ट इम्पेक्ट या जिनका डायरेक्ट राब्ता जो है, रिलेशन है, वो आपकी गवर्नमेंट के साथ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आपका ये फ़र्स्ट चैप्टर जो हो गया वो ख़त्म हो गया। ये था फ़र्स्ट चैप्टर की कहानी सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर है वाई स्टडी फाइनेंस, हमें फ़ाइनेंस को क्यों स्टडी करना चाहिए। अच्छा, अब इसने यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें बताई हुई हैं कि मार्केटिंग से फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है। इसको पढ़ने की इतनी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एग्ज़ाम के। बट ऊपर वाले चैप्टर में जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन की गई हैं वो आपके वाक़यातन इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल मिड एग्ज़ाम से। अच्छा जी, अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से आती है फाइनेंशियल मैनेजर से, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, टू क्रिएट वैल्यू द फाइनेंशियल मैनेजर शुड ट्राई टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है कि उसने क्या करनी है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने हैं, ट्राई टू मेक स्मार्ट फाइनेंसिंग डिसीजंस करने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट
से मुराद कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन से मुराद ये है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। और फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर ही अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, ये डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर। या अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, कंट्री लेवल की बात करें, तो आप दूसरे दीगर इंटरनेशनल आपकी जो सबॉर्डिनेट्स कंट्रीज़ हैं या फिर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वेलफेयर्स हैं, ठीक है, जो आपको फीड कर सकती हैं फाइनेंशियल तौर पे, आप उनके पास जाते हैं। अच्छा जी, ये हाइपोथेटिकल एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अपने याद लाजमन करना है, क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यूज़ देखने के लिए एक एमसीक्यूज़ ज़रूर मिलता है। देखिए जी, इसमें इन्होंने जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाए, इसमें फ़र्स्ट पे आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे बड़ा आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बाज़-औक़ात कई फर्म्स होते हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, वो सीईओ तक ही महदूद होती है, ठीक है, क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि उसको बिल्ड करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं, जहाँ पे भी आप नाम सुने कि यहाँ पे सीईओ से ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये एक बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। वो एक अकेला बंदा वो फर्म को नहीं चला रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको मिलकर चला रहे होते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है उस फर्म में। अच्छा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, उसके बाद सीईओ आ गया, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ के नीचे जो होता है वो सीओओ होता है, जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और सीएफओ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है कि सीएफओ का एब्रीविएशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज़ है कि पूछा जाता है कि कंट्रोलर, वो बेसिकली मोस्टली वो कंट्रोलर पूछता है, ट्रेजरी को नहीं पूछता, वो मोस्टली कंट्रोलर पूछता है कि कंट्रोलर जो है वो किसके अंडर आता है, तो आपने बताना होगा सीएफओ के अंडर सॉरी के अंदर आता है, ठीक है। अब कंट्रोलर के जो अंदर आता है वो टैक्स मैनेजर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और ट्रेजरी के अंदर आता है कैश मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, अगला आता है बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। अब हम मैनेजर की बात कर रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजर। अब देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, इसमें बात की गई है। इसमें पहली बात उसने की कि कैपिटल बजटिंग, ठीक है। दूसरी बात की कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरी बात की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो तीन फेजेज़ है ना, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये नामों में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं ये। और इन्हीं के ऊपर बेसिक आपकी फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस आपकी खड़ी हुई है। और कैपिटल बजटिंग के ऊपर तो आप फाइनल्स में देखेंगे आपको 3-4 चैप्टर्स मिलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी आपको 1 चैप्टर देखने को मिलेगा, जो कि इन 2 चैप्टर मिलेंगे बकायदा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन पे आपकी सारी बेस खड़ी हुई है बिजनेस फाइनेंस की। चलें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हुआ आगे चलता हूँ कि ये होते क्या हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ लिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट कन्वे कर सकें ये क्या चीज़ होती है। देखिए जी, कैपिटल बजटिंग क्या होती है। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपने जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले आप इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि आया जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या ये उसकी फुलफिलमेंट या रिक्वायरमेंट को पूरा करते, इतनी अमाउंट सफिशेंट है उस जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आया ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इससे मुझे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म को तो हम डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। लॉन्ग टर्म में, ठीक है, आया हमें हमारे जो रिक्वायर्ड हमें जो रेवेन्यू चाहिए या प्रॉफिट चाहिए वो हमें इस पे
मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो कैपिटल है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जितना फाइनेंशियली पैसा मौजूद है उसमें से कितना परसेंट इक्विटी है और कितनी परसेंट डेट है। ठीक है। अब मैं और आसान कर देता हूँ जिनको नहीं पता कि इक्विटी क्या होती है। देखिए जी, वो माल जो कंपनी का अपना है या वो पैसा जो कंपनी का अपना ज़ाती पैसा है उसको आप कह लो वो इक्विटी है। ठीक है। और डेट वो माल जो कंपनी ने उधार लिया है। ठीक है। किसी हो सकता है किसी शेयर होल्डर से उसने उधार लिया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने किसी बैंक के थ्रू वो लोन बोरो किया हुआ हो, वो डेट कहलाएगा। ठीक है। तो इसका जो रला मिला स्ट्रक्चर होता है ना, वो हम उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सादा मिसाल इसकी देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि कंपनी का अपना ज़ाती पैसा है 50%। ठीक है। 50% कंपनी का अपना ज़ाती पैसा है और 50% ही उसने लोन बोरो किया है बैंक के थ्रू। तो टोटल कितना कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया? 100%, यानी कि इक्वल टू 1 के आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। तो ये 50-50 आएगा। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझना, कि ताकि आगे आपको फाइनेंस में जाके मुश्किल ना हो। क्योंकि आगे स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट को पढ़ के आपने खुद ही एनालिसिस करना होता है कि इतने % इसमें इक्विटी है और इतने % डेट है। या इक्विटी दी जाएगी तो डेट नहीं दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा तो इक्विटी नहीं दी जाएगी। वो आपने खुद ही अपने माइंड से करना होता है। और वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। 1 यानी कि 100% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, जिसे आप नेट वर्किंग कैपिटल भी कह देते हैं। ठीक है। जिसमें हम कहते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। अपने जितने एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर दें अपनी लायबिलिटी। जितने आपने लोन शोन वगैरह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिए हुए उनको आप पे पू करें, बाकी आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है। बेसिकली नेट वर्किंग वो कैपिटल होता है जो सर्कुलेट पैसा नहीं होता आपका, सर्कुलेट कैपिटल फाइनेंस। ठीक है। उसको आप नेटवर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो कि आपका कहीं ना कहीं पे सर्फ हुआ वो होता है, वो एक दायरे सर्कल के अंदर ही एक किस्म का चल रहा होता है। अच्छा जी, आगे देखें, वो कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस कैपिटल बजटिंग। हम आगे पढ़ चुके हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फॉर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हमने यही बात की थी ऊपर भी कि इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म हम अपना बेनिफिट्स देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर कंसर्न विद हाउ मच व्हेन एंड हाउ लाइकली इज कैश एक्सपेक्टेड टू रिसीव। वही बात कि हम इसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि आया कि हमें वो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉफिट या अमाउंट हमें इसमें रिकवरेबल होगी कि नहीं होगी, या रिसीवेबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है। नंबर 3, एवेल्युएटिंग द साइज टाइम एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इन द सेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। ठीक है। उसमें हम साइज़ देखते हैं। साइज़ से क्या मुराद है? टाइमिंग से एंड रिस्क ऑफ द फ्यूचर। साइज़ से क्या मुराद? इवेल्युएट द साइज टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है। साइज से मतलब कि कितने अमाउंट का पैसा है। ठीक है। रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, बिजनेस है, बिजनेस में तो आप हर जगह रिस्क पड़ेंगे। ठीक है। जो आपका फ्यूचर कैश फ्लो होगा उसका रिस्क क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, यानी कि जो आपको रिटर्न मिलना है। ठीक है। जो आपको रिटर्न में पैसा मिलना है, जो आपको इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट में पैसा मिलना है, कि आया कि उतना ही हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है। यहाँ पे अच्छा जी, टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टोटल फर्म वैल्यू ऑफ टू इन्वेस्टर्स। अच्छा जी, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में उसने करंट एसेट्स की बात की है। करंट एसेट्स में आपके के बाद उसने फिक्स एसेट्स की बात की, जो टेंजिबल होते हैं और इंटेंजिबल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और टोटल फर्म वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर में बात की, करंट लायबिलिटीज़ की बात की है। ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट की बात की और शेयर होल्डर इक्विटी की बात की है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होंगी मेरी ऊपर वाली बातों से। अच्छा जी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस फिर वही चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर इक्विटी, वही बातें हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन सेम थिंग जो चली आ रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर 70% डेट, 30% इक्वल टू 1 के आ गया। ठीक है। ये वही चीज़ होती है। अच्छा जी,
कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं द वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी थ्रू ऑफ एज अ पाई, ठीक है। द गोल ऑफ द मैनेजर इज़ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। बेसिकली मैनेजर का गोल ये होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। पाई से मुराद ये होता है कि वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी जो फर्म की फाइनेंशियल वर्थनेस है उसको इक्वल टू 1 ही रखे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उसका कोशिश ये होती है कि उसको वो इक्विटी के तौर पे लेकर आए, ना कि डेट की तरफ जाए। ये बहुत बुरी कंडीशन है, 70% डेट 30% इक्विटी, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब जो भी उन्होंने एग्जांपल दी है। खैर, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कैन बी व्यूड एज हाउ बेस्ट अ स्लाइस अप द पीस। इफ़ हाउ यू स्लाइस द पाई इफेक्ट द साइज ऑफ द पाई देन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मैटर, ठीक है। अब यहाँ से तुम आसानी से समझ लो कि यहाँ से वो तुम्हें आराम से बता रहा है कि एक छोटा सा पीस है 30% इक्विटी, जिससे पता लग रहा है कंपनी के पास जो उसका अपना ज़ाती पैसा वो 30% है, 70% उसने डाटा लिया हुआ है। बस ये बताना वो चाह रहा है। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप कॉरपोरेट फर्म्स के ऊपर। अब वो क्या कहते हैं, ये कॉरपोरेट फर्म्स होती क्या हैं, ये कौन सी बला आ गई है। अब इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। कहता है द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस is the standard method for solving the problems encountered in raising large amount of cash, ठीक है। However, business can take other forms। अच्छा, अब लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को अगर आप चाहते हो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एक कॉरपोरेट फर्म ओपन अप कर सकते हो, जो कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे नहीं होती, ना इंडस्ट्रियल लेवल पे होती, ये उसका इंटरमीडिएट लेवल होता है, ठीक है। अब इसने बताया कि जो बिज़नेस कैन टेक अदर फॉर्म्स, बिजनेसेस के और भी फॉर्म्स हैं, हम देखते हैं कि कौन सी फॉर्म्स हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेसेस 3 मेजर फॉर्म्स उसने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स, जर्नल और लिमिटेड भी होती है, कॉरपोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। अच्छा जी, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप आसान है कि वो कौन सी फर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओनर होता है, ठीक है, और उसी के पास सारा पैसा आना होता है या उसी के पास से सारा पैसा जाना होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक अपने करियाने की दुकान खोल ली, आप एक ही ओनर है उसके, जो प्रॉफिट होगा वो आपका है, जो लॉस होगा वो आपका है, ठीक है। पार्टनरशिप में आपके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, 2 या 2 से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ठीक है, वो मिल के पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनरशिप हो जाएगी। कॉरपोरेशन क्या है, कॉरपोरेशन वही इंटरमीडिएट लेवल है जिस पे आप पैसा लार्ज अमाउंट में राइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। ईजीएस्ट टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना आसान होता है। लीस्ट रेगुलेट होते हैं, ठीक है। सिंगल ओनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट रखता है। टैक्स वंस एज अ पर्सनल इनकम, ठीक है, एक दफ़ा टैक्स देना पड़ता है जो पर्सनल इनकम पे होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लिमिटेड टू लाइफ ऑफ द ओनर, जाहिर सी बात है ओनर की एक लिमिटेड लाइफ है। अगर आप मर जाते तो आप किसी और को उसको ट्रांसफ़र नहीं उसकी ओनरशिप कर सकते, ठीक है। इक्विटी कैपिटल लिमिटेड टू ओनर पर्सनल वेल्थ, जाहिर सी बात है आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप इसको बढ़ा सको, तो जितना पैसा तो आप उतना ही इन्वेस्ट करते हो और वही आप एक लिमिटेड पर्सनल वेल्थ होती है आपकी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। आप लाइबिलिटी से मुराद ये आपने खोल सकता है काफ़ी ज़्यादा जो माल हो वो आपने बोरो किया हुआ हो, लोन पे लिया हुआ हो, ठीक है, या उधार पे लिया हुआ हो, तो आपकी लाइबिलिटी होती है। डिफ़िकल्ट टू सेल ओनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है, आप बहुत मुश्किल होता है अपनी ओनरशिप को किसी और को दे देना, वो मुश्किल होती है छोटे कारोबार के अंदर ना। अच्छा, अब जनरल पार्टनरशिप क्या होती है कि ऑल पार्टनर शेयर इट गेन एंड लॉस एंड ऑल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल पार्टनरशिप डेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना जो भी गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है, ऑल पार्टनर्स के दरमियान वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि लिमिटेड में क्या होता है, वन और मोर जनरल पार्टनर विल रन द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट देयर विल बी वन और मोर लिमिटेड पार्टनर हु डू नॉट एक्टिवेटली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एंड देयर लाइबिलिटीज इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन। अब एक फ़र्ज़ करें आपके बिज़नेस है, उसमें आपके 1-2 बंदे हैं,
पार्टनरशिप का बिज़नेस है, 5 बंदे, 5 में से 2 बंदे काम कर रहे, 3 बंदे काम नहीं कर रहे, तो लिमिटेड में ये होता है कि भाई जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा ले जाएगा। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या है, 2 और मोर ओनर्स हो सकते हैं, मोर कैपिटल अवेलेबल होगा, रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट है, इनकम टैक्स 1 एज अ पर्सनल टैक्स। डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी जनरल पार्टनरशिप में, लिमिटेड में भी, और पार्टनरशिप डिसॉल्व व्हेन वन पार्टनर डाइज और विशेस टू सेल, ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र ओनरशिप। अच्छा, ये मैं इसको और मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसलिए कि क्योंकि ये बहुत ईजी लिखे हुए हैं और आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि ये क्या बातें हैं। अच्छा जी, अब ये लेसन नंबर 3 है, इसको हम नेक्स्ट में कवर करते हैं। अब तक हमने लेसन नंबर 1 और 2 पढ़ा। कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आपकी कोई क्यूरी हो वो पूछ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी या हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं या जो भी हमारी डिस्कशंस चलती हैं ग्रुप्स के अंदर, वो 24/7 ही ऑलमोस्ट होती रहती हैं, जिसके अंदर आप को ही फ़ायदा होगा कि क्या आना है क्या नहीं आना, और गैसेस वगैरह उसमें मिलते रहते हैं, ठीक है। और अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको, और चैनल को या सब्सक्राइब किया करो। बहुत सारे मैंने देखा है कि व्यूज़ आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 1-2 बंदे सब्सक्राइब करते हैं, 100 व्यूज़ है तो 2 बंदे सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से ना क्या करो, एक बंदा आपके लिए मेहनत करता है, एक बंदा आपके लिए एफ़र्ट करता है, तो उसको सराहा करो और सब्सक्राइब लाजमन किया करो चैनल के लिए, ताकि कुछ ना कुछ इन द फ्यूचर में, ठीक है, मुझे भी कुछ ना कुछ रिलीव हो, कुछ बेनिफिट हो। तो इस तरह से छोड़ कर जाना एक अच्छी बात नहीं है। और फिर जब आप लोगों का बैड रिस्पॉन्स होता है तो फिर दिल भी नहीं करता कि यार आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट की जाए, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें पास आउट कर चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता हूँ कि आप लोगों ये सब्जेक्ट कवर कर जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी सप्लियाँ आती हैं, बहुत बैड परसेंटेजेस हैं इस सब्जेक्ट्स की। सो मैंने आप लोगों के लिए आसानियाँ की हुई हैं, तो कुछ बेनिफिट मुझे भी होना चाहिए। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फर्दर मोर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।